जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, आजकल हर फील्ड में इम्पैक्ट कर रहा है। और जो आज हमारा डिस्कशन का है या अवेयरनेस का मुद्दा है वो है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग अस टू गेट हेल्थ केयर मोर प्रिसाइज, मोर सेफर एंड लेस पेनलेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एआई का रोल इन नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। सो मेरे साथ हैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। ओवर टू यू डॉक्टर साहब टू टेक दिस फॉरवर्ड। नमस्कार। पहले अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। आज जो हम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही आजकल कॉमन टेक्नोलॉजी है, सब ने सुन रखी है, सबके फ़ोन्स में है, सबके कंप्यूटर्स में है, सबकी गाड़ियों में है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कभी भी हमने घुटनों के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने के बारे में नहीं सुना था। मैं लगभग पिछले 8 से 10 सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से घुटनों के ऑपरेशन करता आ रहा हूं और उसके रिज़ल्ट्स को अब हमने जब रेक्टिफाई किया है या रिज़ल्ट्स को जब हमने जांच किया है तो पेशेंट्स को ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप इमेजिन करें, अगर हम बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मदद से ऑपरेशन करते हैं तो एक घुटने के ऑपरेशन में लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है। एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, उसमें बड़े ऑपरेशन में चीर फाड़ ज़्यादा होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम पेशेंट्स के ऑपरेशन को बहुत ही कम समय में ख़त्म कर सकते हैं। लगभग एक घुटने के ऑपरेशन में 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये एक छोटे ऑपरेशन होते हैं तो दोनों घुटनों के ऑपरेशन हम एक ही समय पे कर सकते हैं। घुटनों के ऑपरेशन छोटे होने के कारण पेशेंट्स को बड़े ऑपरेशनों की तरह अकेले आईसीयू में नहीं रहना पड़ता है। अब ज़्यादातर जो हमारे वृद्ध पेशेंट होते हैं, जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है आईसीयू में अकेले रहने से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से जो घुटनों के ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें मरीज़ों को अकेले आईसीयू में नहीं रखा जाता है, वो अपने फैमिली के साथ ही रुक सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से जो हम घुटनों के ऑपरेशन करते हैं उनमें लोहे के टांके या मेटल के स्टेपल्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मरीज़ को ऑपरेशन के बाद टांके कटवाने के लिए वापस नहीं आना पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये छोटे ऑपरेशन होते हैं, ज़्यादा लंबे चलने वाले ऑपरेशन नहीं होते हैं, तो ऑपरेशन से पहले मरीज़ को कमर के अंदर 1 या 2 दिन के लिए जो एपिड्यूरल की ट्यूब और एपिड्यूरल की इन्फ्यूजन जो चलाई जाती थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एपिड्यूरल इन्फ्यूजन या एपिड्यूरल की ट्यूब से मरीज़ों को कमर दर्द होने का रिस्क हुआ करता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम घुटनों के ऑपरेशन कर पा रहे हैं उनमें मरीज़ को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है, मरीज़ होश में ही रहते हैं। इसको हम अवेक सर्जरी कहते हैं। मरीज़ ऑपरेशन थिएटर में जागते रहते हैं और उनका ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं। तो इसमें जो बड़े ऑपरेशनों की या पुराने ऑपरेशनों के जो डर हुआ करते थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से कम हो गए हैं। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है तो मरीज़ों के ऑपरेशन के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गए, उनमें कोई कमी होने के या मैनुअल एरर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो गए हैं। हम घुटनों के ऑपरेशनों में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन से पहले सारी कैलकुलेशन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, और ऑपरेशन के दौरान उसी कैलकुलेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ आज के इस युग में, डिजिटल युग में, घुटनों के ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ाने में आजकल हमारी मदद कर पा रहे हैं। सर, यंगर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है आजकल जिस तरह से, उस पर आपका क्या कहना है, क्यों ये प्रॉब्लम यंगर में? यंगर एज में सबसे जो ज़रूरी कारण है, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि यंगर पॉपुलेशन एक्सरसाइज, वर्जिश में कम बिलीव करते हैं। ज़्यादातर हम ऑफिस जॉब्स की अगर बात करें तो सारा दिन हमें ऑफिस में बैठना ही पड़ता है। हर ऑफिस में लिफ्ट्स लगी होती हैं, वापस हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो अगर हम सारा दिन 24 घंटे में देखेंगे तो हम अपने घुटनों का इस्तेमाल मुश्किल से 15 से लेकर 20 मिनट तक करते हैं, वो भी कुछ कदम चलने के लिए। बाकी सब टाइम तो हम या गाड़ी में होते हैं या लिफ्ट होते हैं। तो मांसपेशियों की कमज़ोरी के कारण
घुटनों का दर्द जो है आजकल कम उम्र में भी होने लगा है। सर, जिस तरह से देखा गया है, आयुर्वेदा कहता है कि घुटनों की सर्जरी ना कराकर आप आयुर्वेदा को अपनाएं तो घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है, इसको मानते हैं? अगर किसी भी तरीके से हम पेशेंट्स की मदद कर सकें उनके घुटनों के दर्द को कम करने के लिए, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं ये बोलूँगा कि गलत है। पेशेंट्स के कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका विश्वास किस टेक्नोलॉजी पे है या किस मोडालिटी पे है। अगर पेशेंट्स खुश हैं बिना घुटने ऑपरेशन करवा के किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट लेके, तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि उनको ये करवाते रहना चाहिए। ऑपरेशन की बात हम तभी करते हैं जब घुटनों का दर्द किसी भी चीज़ से ठीक ना हो रहा हो। सर जैसे इमीडिएट एसीएल टीयर हो जाता है सडन, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसका भी आप जो है एआई की टेक्नोलॉजी लेते हैं? ACL जो सर्जरी होती है वो एक अलग सर्जरी होती है, वो लिगामेंट्स की सर्जरी होती है, वो स्पोर्ट्स मेडिसिन की सर्जरी होती है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें हम आज बात कर रहे हैं उस फील्ड में ये उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब, व्हाट्स द मेन कॉजेज फॉर नी रिप्लेसमेंट? मेनली तो हम नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी, घुटनों की सर्जरी तभी करते हैं जब पेशेंट्स के, मरीजों के घुटनों के अंदर जो नेचुरल कुदरती कार्टिलेज की जो लेयर है वो ख़त्म हो जाती है। जब भी कार्टिलेज की लेयर ख़त्म हो जाती है तो हमारे घुटनों की हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लग जाती हैं, तो जब रगड़ खाती है तब दर्द होता है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर दैट? प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी, अपना वज़न ना बढ़ने दें, अपने नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर दिन में 2 बार हल्की सैर करना, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, इन सब चीज़ों से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और घुटनों के ऑपरेशन को टाल भी सकते हैं। आवाज़ आ रही? नमस्कार, मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, बैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। जैसे कि हम सबको पता ही है, आजकल लगभग पिछले 5-7 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो लगभग हर एक फील्ड में ही अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में दिखा पा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पिछले कई सालों से लगातार इम्प्रूव भी होती जा रही है और दिन ब दिन हमारे नॉर्मल चीज़ों को आसान करने में मदद कर पा रही है। जैसे हमें पहले जो कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे करनी पड़ती थी, आजकल हम अपने फ़ोन से ही पूछ कर वो कैलकुलेशंस कर पाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बहुत से जगह पे डर या ह्यूमन जॉब्स को खतरे में डालने के बारे में भी डिस्कशन होती है, लेकिन जो अच्छे पहलू हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनके बारे में भी हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में मरीजों की मदद करने में कैसे सक्षम है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुटने के दर्द से जो पीड़ित मरीज होते हैं उनकी मदद कैसे कर पा रही है। मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगभग पिछले 10 से ज़्यादा सालों से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुटने के ऑपरेशनों में इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और पिछले 10-15 सालों से घुटने के ऑपरेशनों को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। आप इमेजिन करें, जो ऑपरेशंस के, घुटने के ऑपरेशंस की जो पहले तैयारी हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर करते थे, आजकल वो सारी प्लानिंग, वो सारी कैलकुलेशंस, वो सारा जो भी हमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए चाहिए होती है वो हम ऑपरेशन से पहले ही हासिल कर लेते हैं थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरा काम या डॉक्टर्स का जो काम है वो आसान भी हो गया है और वो ज़्यादा एक्यूरेट भी हो गया है। यानी कि ऑपरेशन के जो कैलकुलेशंस हैं वो मेरे को पहले से ही मिल जाती हैं और ऑपरेशन करने के दौरान जो मेरे को सारी कैलकुलेशन चाहिए होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। तो सर्जरी करने का जो समय होता है वो ये सारी कैलकुलेशंस अगर हमें पहले से मिल जाएं तो सर्जिकल टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है। यानी कि सर्जिकल टाइम जो पहले एक घुटने के ऑपरेशन में 1.5 घंटा 2 घंटे लगते थे, 1 घंटा लगता था, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम घुटनों के ऑपरेशन, एक तरफ के घुटने के ऑपरेशन को सिर्फ 15-20 मिनट में ही ख़त्म कर पाते हैं। छोटे ऑपरेशन होने के फ़ायदे जो होते हैं वो अल्टीमेटली मरीज़ को ही मिलते हैं। अब अगर हम खुद ही इमेजिन करें कोई एक ऑपरेशन जो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लंबा चले, या जो कोई ऑपरेशन घुटने का ऑपरेशन जो AI की मदद से हम करते हैं वो 15-20 मिनट में ही ख़त्म हो जाए। छोटे ऑपरेशन के जो फ़ायदे होते हैं वो ये है कि पेशेंट को ICU में अकेले नहीं रहना पड़ता है। एक बहुत ही पेशेंट्स को सबसे डर वाली जो चीज़ होती थी वो थी कि पेशेंट को, मरीज़ को घुटनों के ऑपरेशन के बाद
1 या 2 दिनों के लिए अकेले रहना पड़ता था आईसीयू के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़े ऑपरेशन होते थे और उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के जो चांसेस थे वो ज़्यादा होते थे, इसलिए सारे पेशेंट्स को आईसीयू में ही रखा जाता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो हम घुटनों के ऑपरेशन कर रहे हैं वो क्योंकि छोटे ऑपरेशन हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो हम पेशेंट को अकेले आईसीयू में नहीं रखते, उनकी फैमिली उनके साथ ही रुक सकती है। छोटे ऑपरेशन का एक और जो फ़ायदा होता है वो ये है कि घुटनों के ऑपरेशन बड़े ऑपरेशनों की तरह हमें कमर के अंदर 2 दिन के लिए एपिड्यूरल की कोई भी ट्यूब डाल के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है हर एक घुटनों के ऑपरेशन में। कमर के अंदर 2 दिन के लिए एपिड्यूरल इन्फ्यूजन चलानी पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, क्योंकि ऑपरेशन छोटे हो गए हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है, तो कमर के अंदर 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए एपिड्यूरल इन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। एक और जो छोटे ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी के कारण जो पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है वो ये है कि पेशेंट के ऑपरेशन के बाद जो उनके स्टिचेस लगते थे, पहले मेटल के स्टेपल्स लगते थे, क्योंकि चमड़ी ऑपरेशन के बाद ज़्यादा सूजन, चमड़ी में ज़्यादा सोजिश नहीं आती है, तो हमें मेटल के स्टेपल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डिज़ोल्वेबल स्टिचेस का ही इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि पेशेंट को बाद में स्टिचेस कटवाने के लिए फिर से हॉस्पिटल ना आना पड़े। एक और सबसे ज़रूरी फ़ायदा पेशेंट्स को ये मिलता है कि पेशेंट को ऑपरेशन के लिए बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है। इसको अवेक सर्जरी कहा जाता है, यानी कि पेशेंट ऑपरेशन के दौरान जागते ही रहते हैं, हमसे बात करते रहते हैं और हम ऑपरेशन भी कर रहे होते हैं। सिर्फ टांगों को सुन किया जाता है और पेशेंट के ऑपरेशन के दूसरे ही दिन वो बड़े ही आराम से अपने घर भी वापस जा सकते हैं। क्योंकि कमर में एपिड्यूरल इन्फ्यूजन नहीं चल रही होती है, तो ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद ही मरीज़ अपने घुटने मोड़ भी सकते हैं, ऑपरेशन के बाद घुटने मोड़ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, करवट लेके भी सो सकते हैं और खड़ा भी, ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद ही वो खड़े भी हो पाते हैं। ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद ही कुछ कदम चलना भी शुरू कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करें, इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ एक चीज़ की, एक टेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम पेशेंट्स को, मरीजों को उपलब्ध करा सकें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और हमें ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को मेडिकल फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली जो फ़ायदा मिलता है वो पेशेंट्स को ही मिलता है। थैंक यू। ये एआई के जरिए आप ऑपरेशन से पहले जो डिटेल लेते हैं वो क्या डिटेल लेते हैं और किस तरह से लेते हैं? सर्जरी से पहले अगर हम कंपेयर करें, जो बिना एआई की जो सर्जरी की जाती है वो सिर्फ एक्सरे के बेसिस पे की जाती है। तो हमने पेशेंट के एक्सरे करवाए और उनकी सर्जरी हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद लेने के लिए हमें पेशेंट की पूरी टांगों का पहले सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। उस सीटी स्कैन का फिर 3D रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाता है। 3D रिकंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के साथ, जो पेशेंट के घुटनों के और टांगों के सीटी मॉडल के ऊपर सारी कैलकुलेशंस करते हैं अपने आप। वो कैलकुलेशन जब हमारे पास मिल जाती हैं तो फिर हम ऑपरेशन थिएटर के दौरान ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एआई के लिए जो हमें चाहिए होती है वो पेशेंट के टांगों के सीटी स्कैन से बरामद करनी पड़ती है। सर, एक्सपेंसेस की बात करें तो पहले भी इलाज करते थे और अभी यही है, तो कितना मतलब कम हुआ खर्चा है ज़्यादा? क्योंकि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा महंगी बड़ी बड़ी मशीनें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो इसका कॉस्ट कोई बहुत एक्सट्रीमली इंक्रीज़ नहीं या कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। बहुत ही अफोर्डेबल और हम हमारे नॉर्मल मास पॉपुलेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अलग अलग एम्पैनलमेंट्स हैं, अलग अलग टीपीए के माध्यम से हम पेशेंट्स को ये नॉमिनल प्राइसेस पे ही उपलब्ध करवा सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया है। डॉक्टर साहब, व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ जो नी डैमेज? तो सी, नी डैमेज यूजुअली हैपन्स ईदर बिकॉज ऑफ एज। मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है वो होती है एज। पेशेंट हमारे एज के साथ वियर एंड टियर प्रोसेस के कारण हमारे घुटनों के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। सो विद एज, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर प्रोसेस, जो कार्टिलेज होता है दैट कार्टिलेज स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन। सो वंस द कार्टिलेज स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, जो बोन्स होती हैं वो आपस में रगड़ खाने लग जाती हैं, आपस में टच कर जाती हैं। इट इज़ व्हेन द बोन स्टार्ट रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज़ व्हेन द पेन स्टार्ट्स। तब जब बोन हड्डियों के साथ हड्डियाँ रगड़ खाती हैं तब ही घुटनों का दर्द शुरू होता है।
दूसरा एक कॉमन कारण होता है घुटने का, जो गठिया कहते हैं, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो यूजुअली यंगर पेशेंट्स में भी हो सकता है। तीसरा कॉमन कारण होता है कोई इन्फेक्शन हो जाना, जिसके कारण अगर पेशेंट के घुटने खराब हो जाते हैं तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। कौन सी एज से ज़्यादा शुरू हो जाता है ये? गठिए की अगर हम बात करें तो गठिया तो बहुत कम उम्र में ही पेशेंट के सारे जोड़ों को ही प्रभावित करता है। जो उम्र के साथ वेयर एंड टियर प्रोसेस होती है वो यूजुअली स्टार्ट होता है 50 ईयर्स के आगे, 50-55 साल के आगे कार्टिलेज अपने आप ही अपना काम कर करके ही वेयर एंड टियर प्रोसेस के साथ ही खराब होने लग जाता है। लेकिन कार्टिलेज डैमेज की भी 4 स्टेजेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि कार्टिलेज जैसे ही खराब हुआ हमें तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ता है। हमेशा गठिया जो कार्टिलेज होता है उसका डैमेज स्टेज 1 से शुरू होता है, कुछ साल तक स्टेज 1 पे रहता है, कुछ साल के लिए वो स्टेज 2 पे चला जाता है, स्टेज 2 अगेन कुछ सालों के लिए स्टेज 2 रहती है, फिर धीरे धीरे करके स्टेज 3 होती है। प्रॉब्लम जब ज़्यादा होती है, जब कार्टिलेज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, उसको स्टेज 4 कहते हैं। तो यूजुअली कोई भी सर्जरी जो होती है वो स्टेज 4 पर ही रेकमेंड की जाती है। Good afternoon to all. Myself Sudha Bhardwaj. I am 67-year-old. I am from Sector 45A, Chandigarh. I am so lucky that Dr. Gill and Dr. Monica invites me here, and I feel proud to share my experience with you all. And I am so lucky and fortunate that my robotic FT3D resurfacing surgery, knee surgery, have been under Dr. Gill, under capable hands of Dr. Gill. That gives me confidence to live my best life ahead. तो मैं अपना एक्सपीरियंस अब शेयर कर रही हूँ। मैं 3rd week of November 25 मैं डॉक्टर गिल से मिली थी और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नी प्रॉब्लम। तो मैं इतना डरती थी कि मैंने लाइफ में कोई अपना कट नहीं लगवाया, कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं हुई। तो मैंने इनका काफ़ी सालों से FT3D बारे के अखबार में, पेपर में पढ़ा, ऐड देखी, पर मैं डर रही थी। तो जब मैंने इनके द्वारा किए गए पेशेंट अपने सेक्टर में चलते देखे आफ्टर 1 month ऑफ सर्जरी, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैं उसी टाइम 3rd week ऑफ नवंबर में इनसे मिलने गई। और डॉक्टर गिल ने, ही इज़ सो नाइस डॉक्टर, आई कांट एक्सप्लेन। इन्होंने इतने अच्छे से मेरे साथ डिस्कस किया और ये FT3D होता क्या है रोबोटिक, उसके बारे में मुझे डिटेल बताई। तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि मैं उसी वक्त ओके करके आ गई, क्योंकि मेरे कार्टिलेज और 4th स्टेज थी मेरे नी में, तो मैं ना चल सकती थी। मैं अपनी लाइफ से इतनी फेडअप हो गई थी कि इससे जीना ही क्या है, जब मैं चल नहीं सकती, मैं डिपेंडेंट हूँ सब पे, मैं कहीं जा नहीं सकती अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो जब मैं डॉक्टर गिल से मिली तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने अपनी एकदम डेट ली और डॉक्टर जी के पास पहुंची। इन्होंने मेरा स्कैन, टेस्ट और मेरी सारी प्रॉब्लम चेक की और मेरा नी सर्जरी हो गया। और नी सर्जरी होते हुए मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। 30 मिनट्स की सर्जरी थी, उसमें मैं पूरा अपना पार्ट सुन रही थी, पार्ट लगा दिया था मेरे पास, मैं अपना पार्ट कर भी रही थी, सुन भी रही थी, और मुझे कोई पता नहीं चला। उसके बाद मैं कोई ICU में नहीं गई। मतलब मैं हार्ट पेशेंट होते हुए भी मेरा FB यू नो व्हाट इज दिस FB, मतलब हार्ट वर्क कम कर रहा है मेरा हार्ट। तो उसके दौरान, उसके होते बावजूद भी मेरी सर्जरी इतनी अच्छी हुई कि मैं, मतलब अब नाउ आई एम फ्रंट ऑफ यू। मुझे कौन कहेगा कि मेरे 50 डेज सर्जरी को हुए हैं और मैं चल रही हूँ विदाउट एनी वॉकर, विदाउट एनी स्टिक, और बिल्कुल आपके सामने कायम हूँ। ये सारी चीज़ डॉक्टर गिल की मेहरबानी है कि ये इतने अच्छे परफेक्ट मतलब डॉक्टर हैं कि आपको एकदम ऐसा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी ज़िंदगी जो बाकी है ना, बड़ा अच्छे से जी सकते हैं। तो मैं अपने सभी जो लोग हैं, जैसे मैं डरती थी, प्लीज़ डरो मत। और जो भी लेडीज़, यंग, जिनको भी नी प्रॉब्लम है, प्लीज़ डॉक्टर तरुणदीप सिंह गिल से मिलिए
और उनसे रोबोटिक सर्जरी FT3D रीसर्फिसिंग सर्जरी है ये। इसमें पूरा पुर्जा नहीं निकलता, जो पुर्जा हमारा खराब है आपस में जुड़ चुके हैं उन्हीं के ट्रीटमेंट होता है। जो डर मन में था, मैनुअल में था लोगों को कि पूरा हमारा नहीं निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो पुर्जा आपका खराब है वही लगेगा आपको, तो आप बिल्कुल 30 डेज के बाद। What was the main cost of this knee replacement? मैंने देखो 370 पे की है और 30,000 मैंने फिजियोथेरेपिस्ट, और फिजियोथेरेपिस्ट मेरी डॉक्टर चारमी अरोड़ा है फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल। शी इज़ एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। उन्होंने मुझे 30 डेज में बिल्कुल खड़ा कर दिया देखो। और एक नी का मैंने 40 दिया, एक का दूसरे का, क्योंकि मेरा हार्ट की वजह से मैंने अलग अलग करवाया। How much cost of this knee replacement? 370 लाख आई एम टेलिंग।